हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप सब बढ़िया होगा। पढ़ाई भी चल रही होगी। तो काफ़ी दिनों बाद क्लास हो रही है। एक्चुअली मेरी तबीयत थोड़ी डाउन थी, तबीयत नहीं सही थी। ठीक है। तो चलिए आज अपना यूनियन एग्जीक्यूटिव स्टार्ट करते हैं। ये लेक्चर नंबर आई थिंक 5 होने वाला है और पार्ट भी हमारा 5 है। ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यूनियन एग्जीक्यूटिव की जब बात करते हैं तो ये आता है आपके आर्टिकल नंबर, ये आता है आर्टिकल नंबर 52 से 78। अच्छा, इसमें आते क्या क्या है? तो इसमें प्रेसिडेंट आता है, इसमें प्रेसिडेंट से रिलेटेड आर्टिकल्स आते हैं, इसमें वाइस प्रेसिडेंट से रिलेटेड आर्टिकल आते हैं, इसमें काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर और अटॉर्नी जनरल। ठीक है, अटॉर्नी जनरल। ये सारे आर्टिकल हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है। एक अगर हम उसकी बात करें किसी भी डेमोक्रेसी के, उसमें तीन चीजें होती हैं। मैंने बताया था आपको कि उसमें तीन चीजें होती हैं। वो तीन चीजें क्या होती हैं उनको समझते हैं। ठीक है। वो तीन चीजें क्या होती हैं? जैसे डेमोक्रेसी की बात करूं, डेमोक्रेसी, इसमें तीन चीजें होती हैं। एक होती है आपकी एग्जीक्यूटिव, एग्जीक्यूटिव। दूसरी होती है जुडिशरी और एक होती है लेजिस्लेटिव। ठीक है, लेजिस्लेटिव। ये तीन चीजें आपके पास होती हैं। अब तीन चीजों में भी किसके पास क्या पावर होती है? तो ये लेजिस्लेटिव जो होते हैं इनको लॉ मेकर बोला जाता है, यानी कि लॉ बनाने का काम करते हैं ये। ठीक है। एग्जीक्यूटिव का काम क्या होता है? तो ये लॉ इंप्लीमेंट कराते हैं। ठीक है, लॉ को इंप्लीमेंट कराते हैं, लॉ इंप्लीमेंट कराते हैं। ठीक है। अब जुडिशरी में, जुडिशरी को लॉ रिव्यू करने का काम करते हैं कि लॉ आपकी पीपल्स के हित में है या नहीं है, तो उसको नल एंड वॉइड करने का काम करते हैं, लॉ को रिव्यू करने का काम करते हैं, ठीक है कि नहीं। ठीक है। तो ये जुडिशरी हो गए। ठीक है, क्लियर हो गया। अच्छा, अब आपके क्या होते हैं? लॉ इम्प्लीमेंटेशन का काम करते हैं, ये तो हो गया। देखिए पार्ट 5 को बात करें अगर, तो पार्ट 5 को चैप्टर वाइज चैप्टर हम लोग पढ़ते हैं। पार्ट 5 क्या होता है? इसमें मेनली जो आता है वो आपका 5 चैप्टर्स में आता है। ठीक है। पहला चैप्टर उसमें होता है, या एक तरीके से कह सकते हैं 5 डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स में पढ़ेंगे हम लोग। पहला होता है यूनियन एग्जीक्यूटिव, यूनियन एग्जीक्यूटिव जिसमें आज जो हम आज करने वाले हैं। ठीक है। फिर आएगा पार्लियामेंट, पार्लियामेंट आएगा, इसको ये दूसरे चैप्टर में पढ़ेंगे। तीसरा आपका आएगा पार्लियामेंट के बाद लेजिस्लेटिव पावर, लेजिस्लेटिव पावर ऑफ प्रेसिडेंट। ये आर्टिकल नंबर मैंने आपको बताया था 1 2 3 होता है। आई थिंक नहीं, आपको नहीं बताया था। लेजिस्लेटिव पावर ऑफ प्रेसिडेंट आर्टिकल 1 2 3 होता है। ठीक है। और ये आपका चैप्टर 4 आ जाएगा यूनियन जुडिशरी, जिसमें हमारा सुप्रीम कोर्ट आ जाएगा और हाई कोर्ट आ जाएगा। ठीक है, जुडिशरी, जुडिशरी। ठीक है। और लास्ट में हम लोग पढ़ते हैं अपना सीएजी, कंट्रोलर, कंट्रोलर ऑडिटर ऑफ, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है, सीएजी। ये आर्टिकल 148 आता है। क्लियर हो गया। ये 5 चैप्टर में हम लोग पढ़ने वाले हैं। आज का पहला चैप्टर देखेंगे, कल पार्लियामेंट देखेंगे और साथ में बचे हुए चैप्टर भी देख लेंगे। ठीक है, ठीक है। या फिर 3 पार्ट में हम लोग कर लेंगे, 3 क्लासेस में कर लेंगे इसको। ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अब फाइनली हमारा यूनियन एग्जीक्यूटिव। ठीक है, तो देखते हैं यूनियन एग्जीक्यूटिव में कौन कौन से आर्टिकल आते हैं। तो यूनियन एग्जीक्यूटिव की जो बात करते हैं तो ये आर्टिकल 52 से 58 78 तक आता है। और इसमें सबसे पहले आर्टिकल आपके आते हैं प्रेसिडेंट के। ठीक है, प्रेसिडेंट 52 से लेके, वैसे आते तो 62 तक हैं, 73 से 63 से आपके वाइस प्रेसिडेंट स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है। तो 52 से आर्टिकल 52 आपका बताता है कि एक प्रेसिडेंट देश में होना चाहिए। ठीक है, देयर शैल बी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, इंडिया का प्रेसिडेंट होना चाहिए, ये आर्टिकल 52 बताता है। और प्रेसिडेंट जो होगा वो आपका हेड होगा। ठीक है, हेड ऑफ इंडिया। अब ये हेड होता कैसे है? हेड जो होते हैं ये होते कैसे हैं? तो हेड जो आपके नॉमिनल हेड होते हैं, ये रियल हेड नहीं होते हैं, ये नॉमिनल हेड होते हैं। इनको नॉमिनेट किया जाता है। ठीक है, नॉमिनेट मतलब इन द सेंस हम लोग नहीं चुनते हैं इनको, रियल हेड नहीं होते हैं ये नॉमिनल हेड होते हैं। ठीक है। उसके बाद इनको और क्या क्या बोला जाता है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को और क्या क्या बोला जाता है?
तो इनको फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया बोला जाता है, फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया बोला जाता है, ठीक है। और क्या बोला जाता है, और इनको स्टेट नॉमिनल हेड बोला जाता है, जो अभी लिखा मैंने, ठीक है, इसको सही से लिख दे रहा हूँ, स्टेट का नॉमिनल हेड। एक और चीज बोली जाती है डीजियोर हेड ऑफ, डीजियोर हेड ऑफ कंट्री, और एक बोला जाता है आपका टाइटुलियर, टाइटुलर हेड, टाइटुलर हेड। टाइटुलर हेड का मतलब होता है इनको टाइटल दी जाती है, प्रेसिडेंट की टाइटल होती है, इनके पास ज्यादा पावर नहीं होती, पावर ज्यादा किसके पास होती है, पावर ज्यादा प्राइम मिनिस्टर के पास होती है, ठीक है, प्रेसिडेंट के पास पावर ना के बराबर होती है। क्लियर हो गया। अब इनको टाइटल दिया गया तो इनको रिस्पेक्ट करनी पड़ती है सबकी, ठीक है, सबको इनकी रिस्पेक्ट करनी पड़ती है, क्योंकि इनको टाइटल एक प्रेसिडेंट का दिया गया, लेकिन इनके पावर ना के बराबर है, ठीक है, क्लियर हो गया। अच्छा, आर्टिकल 53, आर्टिकल 53 एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ यूनियन, आर्टिकल 53 बताता है कि प्रेसिडेंट की एग्जीक्यूटिव पावर्स क्या होंगी, ठीक है, तो एग्जीक्यूटिव पावर्स ऑफ द यूनियन शैल बी वेस्टेड इन द प्रेसिडेंट, ठीक है, तो एग्जीक्यूटिव पावर किसके पास होंगी, प्रेसिडेंट के पास होगी। ही एक्सरसाइज पावर आइदर डायरेक्टली और थ्रू ऑफिसर सबऑर्डिनेट टू देम, तो उनके सबऑर्डिनेट कुछ ऑफिसर्स होते हैं, उनमें जो पावर्स होंगी वो एक्सरसाइज करेंगे उनके थ्रू, ठीक है, कितना क्लियर हो गया। अच्छा, एग्जीक्यूटिव पावर और क्या होती हैं, तो ये सुप्रीम कमांडर होते हैं आपके सारे डिफेंस फोर्सेस के, ठीक है, सुप्रीम कमांडर ऑफ डिफेंस फोर्सेस, डिफेंस फोर्स का सबसे बड़ा हेड अगर कोई होता है वो होता है प्रेसिडेंट, ठीक है। डिफेंस फोर्सेस में आपके नेवी हो गई, एयरफोर्स हो गई, आर्मी हो गई, ये तीनों चीजें आ जाएंगी, ठीक है। अब आते हैं आर्टिकल 54 पर, इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, आर्टिकल नंबर 53। अब इसको याद 54, तो आर्टिकल नंबर 54 इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट के बारे में बात करता है। अब इसमें दो तरीके से दो पॉइंट हैं इसमें जो याद करेंगे हम लोग। प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड बाय इलेक्टोरल कॉलेज, इलेक्टोरल कॉलेज कंसिस्टिंग ऑफ इलेक्टेड मेंबर ऑफ बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट, यानी कि राज्यसभा प्लस लोकसभा। अब इसमें आपका एक चीज लिखा है, क्या लिखा है, इलेक्टेड, नॉट नॉमिनेटेड, नॉमिनेटेड पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, ठीक है, नॉमिनेटेड नहीं करते हैं। इलेक्टेड मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ स्टेट एंड ड्यूटीज, यहाँ पर लेजिस्लेटिव काउंसिल का नाम नहीं है कहीं पर भी, ध्यान रखिएगा, लेजिस्लेटिव काउंसिल नहीं है, काउंसिल नहीं है, क्यों, ताकि सारे स्टेट्स को बराबरी का मौका मिल सके, क्योंकि आपके जो लेजिस्लेटिव काउंसिल्स हैं वो सिर्फ 6 स्टेट में है, सारे स्टेट में तो है नहीं, अब वहां से फिर इक्वल रिप्रेजेंटेशन आ नहीं पाएगा अगर लेजिस्लेटिव काउंसिल को भी इंक्लूड कर दिएगा, ठीक है, तो इसलिए लेजिस्लेटिव काउंसिल आपकी पार्टिसिपेट प्रेसिडेंट के इलेक्शन में नहीं करती हैं, ठीक है। और दो यूटीज आ जाएंगी, स्टेट एंड असेंबलीज और यूटीज, और इसमें यूटीज में भी दो आपके लेजिस्लेटिव असेंबली हैं दो जगह पर, दो यूटीज में जो हैं दिल्ली एंड पुडुचेरी, यहाँ पर सीएम होता है ना, तो दिल्ली एंड पुडुचेरी के लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्टेड मेंबर्स, ठीक है, नॉमिनेटेड कहीं पर भी नहीं है, ये याद रखिएगा। इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट क्लियर हो गया, आई होप इतना क्लियर हो गया होगा। अब आते हैं हम लोग आर्टिकल 55 पर, मैनर ऑफ इलेक्शन क्या है, तो मैनर ऑफ इलेक्शन आपका प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन होता है बाई एसटीवी, एसटीवी मतलब सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, ठीक है, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। अब इलेक्शन कैसा होता है इसका, वाइस प्रेसिडेंट जी का इलेक्शन आपका इनडायरेक्ट होता है सबसे पहले तो, क्यों, क्योंकि इसमें जनता वोट नहीं करती है, ठीक है, नॉट डायरेक्टली बाई द पीपल, जैसे इनडायरेक्ट होता है, और ऐसे ही प्रेसिडेंट का जैसे होता है वैसे ही राज्यसभा मेंबर्स का होता है, वाइस प्रेसिडेंट का भी वैसे ही होता है, ठीक है, इनडायरेक्ट इलेक्शन। उसके बाद प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, दूसरा पॉइंट ये हो गया, और उसके बाद सीक्रेट बैलेट, एक सीक्रेट बैलेट दिया जाता है, उसमें अपने इच्छा अनुसार आपको, मतलब जो भी लेजिस्लेटिव असेंबलीज और राज्यसभा और लोकसभा के एमपीज होंगे वो आपके सीक्रेट बैलेट में वोट करते हैं, ठीक है, क्लियर हो गया। अच्छा, किसी भी व्यक्ति को प्रेसिडेंट का इलेक्शन लड़ने के लिए 15,000 रुपए की सिक्योरिटी डिपॉजिट जमा करनी होती है, ठीक है, तो सिक्योरिटी डिपॉजिट कितनी होती है, सिक्योरिटी डिपॉजिट 15,000 की होती है, 15,000 की ही प्रेसिडेंट के विले में होती है और 15,000 ही वाइस प्रेसिडेंट को जमा करनी होती है, और ये कहाँ करनी होती है, सरकार को देनी होती है,
सरकार को देनी होती है, कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया में जमा करनी होती है, किस में करनी होती है? ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को देनी होती है, ठीक है। ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को देनी होती है, आरबीआई लिख लीजिए सीधे, आरबीआई को, ठीक है। अच्छा, प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए आपके पास 50 प्रपोजर्स होने चाहिए और 50 सेकेंडर्स होने चाहिए, ठीक है। तो 50 प्रपोजर्स कि हाँ भाई इन्होंने साइन किया है और हम इलेक्शन लड़ रहे हैं, तो 50 प्रपोजर्स प्लस 50 सेकेंडर्स। सेकेंडर मतलब प्रपोजर तो होंगे ही, उनके बाद में 50 और होने चाहिए, ठीक है। ये होता है मैनर ऑफ इलेक्शन, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन थ्रू सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, ठीक है। अब आते हैं आगे हम लोग 56 टर्म ऑफ प्रेसिडेंट ऑफिस। अब देखो आर्टिकल 56 टर्म ऑफ प्रेसिडेंट ऑफिस यानी कि कितने साल के लिए प्रेसिडेंट अपने ऑफिस में रहेंगे। तो ये जो रहते हैं ये 5 ईयर का टर्म रहता है एंटरिंग ऑफिस, ठीक है। और ये री इलेक्शन के लिए एलिजिबल हो सकते हैं, री इलेक्शन के लिए एलिजिबल हो सकते हैं, जैसे आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हुए थे, है ना, डॉक्टर राजेंद्र राजेंद्र प्रसाद हुए थे, ठीक है। उसके बाद हम लोग कह सकते हैं आर्टिकल 56 खत्म होता है और ये प्रेसिडेंट जब रिजाइन करते हैं अपना टर्म कंप्लीट करने के बाद, तो रिजाइन किसको करते हैं? तो रिजाइन वाइस प्रेसिडेंट को करते हैं और वाइस प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट को करते हैं, ठीक है। तो ये रिवर्स में चलता है। अगर बाई चांस प्रेसिडेंट नहीं है, वाइस प्रेसिडेंट को चलो प्रेसिडेंट के बारे में पढ़ रहे हैं, पहले प्रेसिडेंट समझ लेते हैं। अगर वाइस प्रेसिडेंट नहीं है तो प्रेसिडेंट रिजाइन किसको करेंगे? तो आपके सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को करेंगे, ठीक है। समझ आ गया? अच्छा, 57 कहता है एलिजिबिलिटी फॉर री इलेक्शन। तो री इलेक्शन के लिए आपकी एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए, ठीक है। एलिजिबिलिटी फॉर री इलेक्शन, एक बार आप रह लिए उसके बाद दोबारा आपको इलेक्शन लड़ना, तो उसके लिए एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए? तो आप प्रेसिडेंट एलिजिबल फॉर री इलेक्शन एनी नंबर ऑफ टाइम्स। यहाँ पर बोल रखा है कि एनी नंबर ऑफ टाइम्स आपका प्रेसिडेंट के लिए आप री इलेक्ट हो सकते हैं, कोई इशू नहीं है, ठीक है। उसके बाद इसमें एक चीज और बोला गया है, नेचुरलाइज्ड जो इंडियन सिटीजन होंगे ना, नेचुरलाइज्ड इंडियन सिटीजन, आपको बोला था 5 तरीके से इंडियन सिटीजन गेन की जा सकती है, ठीक है ना। अब उसको आप कमेंट करके बताइए। तो उसमें से नेचुरलाइज जो इंडियन सिटीजन होते हैं वो आपके प्रेसिडेंट बन सकते हैं, इंडिया के प्रेसिडेंट बन सकते हैं, कैन बिकम प्रेसिडेंट, ठीक है, कैन बिकम प्रेसिडेंट, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आर्टिकल 58 बताता है क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए किसी भी व्यक्ति को प्रेसिडेंट के इलेक्शन को फाइट करने के लिए, ठीक है। तो 58 में क्वालिफिकेशन 5 to 8, ठीक है, 5 to 8। देखो कक्षा 5वीं तो पढ़े ही होने चाहिए। चलो अभी इसको याद कराते हैं, हम याद अच्छे से कराएंगे, ट्रिक आर्टिकल आपको याद कराएंगे, ठीक है। मस्ट बी सिटीजन ऑफ इंडिया, मस्ट बी सिटीजन ऑफ इंडिया, सबसे बात तो पहली बात ये है कि वो सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, ठीक है, चाहे किसी भी तरीके से हो, नेचुरलाइजेशन भी हो तब भी चलेगा, ठीक है। 35 साल की मिनिमम एज होनी चाहिए, उसने 35 साल तो एज में कंप्लीट किया जाना चाहिए। उसके बाद यहाँ पर ध्यान देना, ठीक है, क्वालिफाइड फॉर इलेक्शन एज ए मेंबर ऑफ लोकसभा, ध्यान रखिएगा, ये कीवर्ड याद रखिएगा, अभी मैं आगे बताऊंगा आपको, ठीक है। प्रेसिडेंट को लोकसभा के लिए इलेक्शन लड़ने के लिए वो क्वालिफाइड होना चाहिए, जो जो लोकसभा में आपके क्वालिफिकेशन चाहिए होती है लोकसभा इलेक्शन लड़ने के लिए, वो सारी प्रेसिडेंट के इलेक्शन लड़ने वाले कैंडिडेट के पास में होनी चाहिए, ठीक है। अब लोकसभा के इलेक्शन में लड़ने के लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन होती है वो जब हम लोग लोकसभा पढ़ेंगे तब आपको बताएंगे, ठीक है। मस्ट नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट अंडर यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट, यानी कि कोई भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं होना चाहिए, यानी कि आप किसी, सपोज आप प्रेसिडेंट बनने की आप तैयारी कर रहे हैं और आप आईएएस ऑफिसर हैं, ठीक है, आप आईएएस ऑफिसर हैं, आप सरकार से पैसा ले रहे हैं, ठीक है, और आईएएस ऑफिसर रहते हुए आप प्रेसिडेंट का इलेक्शन जीत जाते हैं, ठीक है, जीत गए, चलो ठीक है मान लिया, और आप प्रेसिडेंट भी बन जाते हैं और आपने आईएएस की जो नौकरी है उससे रिजाइन नहीं दिया, तो आप आ जाएंगे ऑफिस ऑफ प्रॉफिट में, ठीक है। तो इसलिए आपको अगर इलेक्शन लड़ना है तो आपको उससे रिजाइन करना पड़ेगा। सपोज आपने रिजाइन नहीं किया तो आप जब प्रेसिडेंट बन जाते हैं उसके बाद आप रिजाइन करके तभी आप उस प्रेसिडेंट की शपथ ले सकते हैं, ठीक है। ये होता है ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। तो प्रेसिडेंट को कोई भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के अंडर नहीं आना चाहिए, ठीक है। 59 में आता है कंडीशन ऑफ प्रेसिडेंट्स ऑफिस, यानी कि 59 में बोलता है कि कोई ऑफिस ऑफ प्रॉफिट ना हो, ठीक है, ऑफिशियल रेजिडेंस राष्ट्रपति भवन होगा दिल्ली का, और सैलरी और अलाइंस जो भी होंगी वो पार्लियामेंट डिसाइड करेगी। और एक चीज और ये होती है कंडीशन कि पार्लियामेंट इनके टेन्योर के दौरान, ड्यूरिंग टेन्योर
parliament during tenure cannot diminish his salary। तो सैलरी आपकी उनके टेन्योर के दौरान आप डिमिनिश नहीं कर सकते हैं, ठीक है। उनका टेन्योर खत्म हो जाएगा, पार्लियामेंट बिल पास कर देगी, हाँ प्रेसिडेंट की सैलरी कम हो जाएगी, टेन्योर खत्म हो जाएगा, दूसरा जो प्रेसिडेंट चुन के आएगा उसकी सैलरी आपकी जो डिमिनिश की हुई सैलरी है उसके अकॉर्डिंग दी जाएगी, ठीक है। क्लियर हो गया? चलिए 51 आ गया, सॉरी 59 हो गया। अब आते हैं 60 पर। 60 में मेरे को बार बार ट्रिक याद आ रही है, लेकिन चलिए कोई बात नहीं, मैं ट्रिक आपको अभी बताता हूँ। सारे आर्टिकल पहले पढ़ लें, उसके बाद एक साथ ट्रिक देखेंगे, ठीक है। 60 तो ओथ आ जाएगा, ओथ एंड अफर्मेशन। तो ओथ कौन दिलाता है? तो ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया दिलाते हैं, ठीक है। अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नहीं है, बाई चांस नहीं है, तो आपके सीनियर मोस्ट जज दिलाएंगे जो भी अवेलेबल होंगे सुप्रीम कोर्ट में, ठीक है। इम्पीचमेंट, तो प्रोसीजर फॉर इम्पीचमेंट, यानी कि अगर किसी प्रेसिडेंट ने कुछ ऐसा काम कर दिया जो हमारे देश के डेमोक्रेसी के लिए खतरा है, ठीक है, डेमोक्रेसी के लिए खतरा है, तो इसके लिए आपका जो पार्लियामेंट है वो इम्पीचमेंट चला सकता है ऑन द वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेशन हो, सिर्फ एक ही ग्राउंड दिया गया है, कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेशन, ठीक है, और कोई ग्राउंड नहीं। ये नहीं कि प्रेसिडेंट मर्डर कर दिया तो उनको इम्पीच करा दिया, नहीं, वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन सिर्फ, ठीक है। क्लियर हो गया? रिक्वायर्स ए स्पेशल मेजोरिटी। अच्छा, वो भाई साहब प्रेसिडेंट है इंडिया के, कोई ये तो है नहीं कि, माफी चाहता हूँ पहले, कोई ये तो है नहीं कि एक पियोन है कोई, ठीक है, कि उसको हटाना है तो एमएलए साहब ने कह दिया कि भाई तुम निकलो कल से मत आना, ठीक है, तो ऐसा तो है नहीं। वो भाई देश के प्रथम हेड हैं, ठीक है, फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया है, तो उनको हटाने के लिए भी तो कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगेंगे, तो इसके लिए स्पेशल मेजोरिटी आती है, ठीक है। स्पेशल मेजोरिटी है क्या, इसको समझते हैं अभी। स्पेशल मेजोरिटी इन बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट, यानी कि पूरा जो बिल है आपका इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट जो है उसको स्पेशल मेजोरिटी से हटाना पड़ेगा, ठीक है। ऐसे ही आप नहीं हटा सकते हो, तो उसके लिए स्पेशल मेजोरिटी से आपको वोटिंग करनी पड़ेगी, ठीक है। अब स्पेशल मेजोरिटी क्या होती है इसको अभी हम समझाएंगे, ठीक है। चलिए अभी के लिए आगे बढ़ते हैं, चाहे समझ ही लो, क्यों बाद में छोड़ना। देखो पहला हाउस है, जैसे कि आपका लोकसभा में ये बिल पारित हुआ, ठीक है, लोकसभा में किसी भी दिन, तो इनको इम्पीचमेंट करने के लिए आपको सबसे पहले तो नोटिस भेजना पड़ेगा। नोटिस कितने दिन पर पहला? तो 14 डेज प्रायर नोटिस भेजना पड़ेगा प्रेसिडेंट को इनको इम्पीचमेंट करने के लिए, ठीक है, इम्पीच करने के लिए। अब ये नोटिस भेजने के बाद, नोटिस भेजने के बाद आपके क्या होंगे, नोट 14 डेज प्रायर नोटिस, ये कोई भी भेज सकता है, इधर लोकसभा राज्यसभा, इधर लोकसभा एंड राज्यसभा कोई भी भेज सकता है, ठीक है। उसके बाद रेजोल्यूशन आएगा। अब रेजोल्यूशन जो आएगा 14 डेज प्रायर देने के बाद, तो वो लोकसभा और राज्यसभा दोनों में किसी में भी आपका इनिशिएट हो सकता है, और इसमें क्या होना चाहिए, 1/4 कहाँ गया, हाँ, साइंड बाई नॉट लेस देन 1/4 ऑफ द टोटल, यानी कि जो टोटल स्ट्रेंथ होती है लोकसभा की हो या फिर राज्यसभा की हो, उससे कम, 1/4 से कम साइन नहीं होने चाहिए, ठीक है, इसने साइन होने चाहिए और तब नोटिस भेजना चाहिए, ठीक है, भेजा जाना चाहिए कि प्रेसिडेंट साहब हम आपके साथ इम्पीचमेंट चलाना चाहते हैं, आपके खिलाफ इम्पीचमेंट चलाना चाहते हैं, हमें आपकी जो सेवा है वो आपकी पसंद नहीं आई है, ठीक है। ऑफ द टोटल, यहाँ पर लिख लीजिए, ऑफ द टोटल मेंबर ऑफ हाउस ऑफ दैट हाउस। क्लियर हो गया? अच्छा, उसके बाद जब ये भेज दिया, जब सब ये सब हो गया, तो उसके बाद अब आपने कहीं पर भी स्टार्ट किया, सब वो लोकसभा में स्टार्ट किया या फिर राज्यसभा में स्टार्ट किया, तो उसको मैं फर्स्ट हाउस दे दे रहा हूँ, ठीक है। फर्स्ट हाउस में पहले आपको स्पेशल मेजोरिटी से पास करना होगा। अब स्पेशल मेजोरिटी होती क्या, हमें तो ये नहीं पता, चलिए वो बताते हैं। 2/3 ऑफ द टोटल मेंबर ऑफ हाउस, इसी को स्पेशल मेजोरिटी कहते हैं। ये नहीं कि आपका जैसे कि 550 आपकी टोटल लोकसभा में स्ट्रेंथ है, आपने आधे +1 50% +1 से आपने पास कर दिया, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। इसके लिए आपको 2/3 मेंबर ऑफ द हाउस को परमिशन लेनी पड़ेगी, ठीक है। 2/3 अब मतलब समझो कितना हो गया, जैसे मैं 540 ले लेता हूँ, ठीक है, क्योंकि 540 3 से डिवाइड हो जाएगा। सपोज 540 आपकी, लेट कर लो, यहाँ पर लिख देता हूँ, नहीं पीडीएफ से जो पढ़ेंगे वो फिर ये कहेंगे कि लो 540 तो है नहीं, 550 है, 545 है, जो फिर दिक्कत होगा, ठीक है। तो ये मतलब कि जैसे कि ये काटेंगे, अगर 180 आएगा और 180 इंटू 2 करेंगे तो 360, यानी कि 360 मेंबर्स को आपका साइन करना चाहिए, ठीक है। अब सपोज
550 सपोज यहाँ पर वो है मेंबरशिप, तो आधे मेंबर से ज्यादा तो होंगे ही, जाहिर सी बात है। 300 मेंबर सपोज आपके रूलिंग पार्टी के हैं और 250 मेंबर आपके अपोजिशन पार्टी के हैं। अब यहाँ पर 300 ही लोग हैं ना, तो अगर चाहेगा, सपोज इस पार्टी ने प्रेसिडेंट अपना बनाया था, इस पार्टी ने प्रेसिडेंट बनाया था, अब ये पार्टी आ गई सत्ता में, ये कहेगी नहीं हमें इन प्रेसिडेंट को चाहिए ही नहीं, हम इनके खिलाफ महाभियोग लेके आना चाहते हैं, यानी कि इम्पीचमेंट लेके आना चाहते हैं। ठीक है, तो ऐसा गलत हो जाएगा ना। अब ये 300 ही सीटें हैं तो ये पास कर ही नहीं पाएंगे, समझ आया? ये पास कर ही नहीं पाएंगे, इनके लिए आसान इतना होगा नहीं, तो इसलिए इम्पीचमेंट और प्रोसीजर आपके लिए इतना ज़्यादा डिफिकल्ट बनाया गया है कि अभी तक एक भी बार इम्पीचमेंट चलाया नहीं जा सका है। ठीक है, ठीक है ना, क्लियर हो गया? चलिए, अब ये 2/3 समझ आ गया। अच्छा, फर्स्ट हाउस से जब पास हो गया तो सेकंड हाउस में फिर जाएगा, और सेकंड हाउस में भी सेम प्रोसेस, यानी कि 2/3 से ही 2/3 ऑफ द टोटल मेंबर ये पास होना चाहिए। ठीक है, इसको साइन करना चाहिए, वोट करना चाहिए। ठीक है, अब अगर ये दोनों हाउस से हो गया, दोनों हाउस से हो गया, तो आप कहते हैं कि कोई भी बिल बनता है वो प्रेसिडेंट ही साइन करते हैं, तो इसमें भी प्रेसिडेंट साइन करेंगे? नहीं, अगर इन दोनों हाउस ने साइन कर दिया, इन दोनों हाउस ने साइन कर दिया, तो इसका मतलब आपका इम्पीचमेंट इज डन, प्रेसिडेंट इज गोन। ठीक है, प्रेसिडेंट इज गोन। अरे यार क्या लिख रहा हूं मैं, प्रेसिडेंट हैज बीन इम्पीच्ड। ठीक है, लेकिन इंडिया में अभी तक ऐसा कभी हुआ नहीं है। ठीक है, ये याद रखिएगा। अच्छा, अब आते हैं आर्टिकल 62 पर। ठीक है, ये हमारा प्रेसिडेंट वाला लास्ट आर्टिकल है। टाइम ऑफ होल्डिंग इलेक्शन टू फिल वैकेंसी, सपोज आपके प्रेसिडेंट ने रिजाइन कर दिया है, ठीक है, या किसी प्रेसिडेंट की डेथ हो गई है, या हेल्थ इश्यूज के चक्कर में उनको रिजाइन देना पड़ा, ठीक है, ऑफिस वैकेंट हो गया, तो अब कितने महीनों में, कितने सालों में, कितने दिनों में आपको वो वैकेंसी जो है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की उसको फिल करना होगा, तो वो उसके लिए आपका मैक्सिमम टाइम है 6 मंथ का। ठीक है, कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को आपका 6 मंथ के अंदर प्रेसिडेंट के इलेक्शन कराने पड़ेंगे। ठीक है, समझ आ गया? मैक्सिमम टाइम 6 मंथ है। क्लियर हो गया? अच्छा, अब एक चीज और देख लीजिए, जो इम्पीचमेंट होता है ना, इम्पीचमेंट प्रोसेस, इसमें कौन कौन लोग भाग लेते हैं, ठीक है, कौन कौन लोग पार्टिसिपेट करते हैं, तो यहाँ पर लिख लीजिए। अब इसको आप लिख लीजिए क्योंकि यहाँ पर जगह नहीं है। तो इसमें कौन कौन पार्टिसिपेट करते हैं इलेक्शन में? देखिए, इलेक्शन में मैंने बताया था, इलेक्टेड एमपीज एंड एमएलएज, इलेक्टेड एमपीज बोथ द, मैं यहाँ पर दोनों लिख दे रहा हूँ, ठीक है, ताकि आपको डिफरेंसेस समझ में आए। इलेक्शन में कौन पार्टिसिपेट करता है और इम्पीचमेंट में कौन पार्टिसिपेट करता है, क्योंकि इसमें कंफ्यूजन होती है। ठीक है, कंफ्यूजन होती है। इलेक्शन में देखिए, आपके लोकसभा प्लस राज्यसभा के इलेक्टेड मेंबर्स, इलेक्टेड मेंबर्स, यहाँ पर लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्टेड मेंबर्स, और लेजिस्लेटिव असेंबली कहाँ कहाँ की, तो स्टेट एंड यूटीज, यूटीज में कोई कौन सी, दिल्ली एंड पुडुचेरी। ठीक है, ये समझ आ गया? तो ये इलेक्शन में पार्टिसिपेट लेते हैं। अब आते हैं इम्पीचमेंट, तो इम्पीचमेंट में कौन कौन पार्टिसिपेट लेता है, तो इलेक्टेड मेंबर होंगे, ठीक है, जाहिर सी बात है, इलेक्टेड मेंबर होंगे। इलेक्टेड मेंबर ऑफ लोकसभा, लोकसभा एंड राज्यसभा। अरे यार क्या हो रहा है ये? ठीक है, ये तो होंगे ही, इनके साथ में प्लस नॉमिनेटेड मेंबर भी होंगे, यही डिफरेंस है इसमें। नॉमिनेटेड मेंबर भी लोकसभा राज्यसभा के आपके इम्पीचमेंट प्रोसेस में पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, पार्टिसिपेट करते हैं नॉमिनेटेड मेंबर, लेकिन ध्यान रखिएगा एक चीज ये होती है कि इसमें लेजिस्लेटिव असेंबली के जो एमपी एमएलएज होते हैं, इलेक्टेड मेंबर्स यानी कि एमएलएज जो होते हैं, एमएलएज आपके पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, बड़ा बड़ा लिखिएगा, एमएलएज आपके इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। ठीक है, लेकिन इलेक्शन में करते हैं। ठीक है, समझ आ गया? आई होप इतना क्लियर हो गया। अच्छा, एक चीज और लिखिए कि इम्पीचमेंट प्रोसेस हमने लिया कहाँ से, इम्पीचमेंट हमने कहाँ से लिया है, हमने यूएसए से लिया है। ठीक है, टेकन फ्रॉम यूएसए। इम्पीचमेंट का जो प्रोसेस है, प्रोसेस ऑफ इम्पीचमेंट, वो हमने यूएसए से लिया है, तो इसको याद रखिएगा, ये आता है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़े, क्योंकि अब ये हट जाएगा फिर।
चलिए, आएगा दोबारा, आ जाएगा, अभी तो दोबारा आ जाएगा, लेकिन आपके पीडीएफ में नहीं आएगा, ठीक है। तो लिख लीजिएगा आप। 62 आ गया, क्लियर हो गया। अब इनको याद करने की ट्रिक बताऊं, याद करने की कोशिश करता हूँ, ठीक है, याद कराने की कोशिश करता हूँ कि कैसे याद करेंगे इनको। मेन चीज तो वही है ना, पढ़ तो सब लोग लेते हैं, हमें तो याद करना है। तो चलिए, 52, 53, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 60, 61, ठीक है। अरे भाई, चलिए, आइए। 52, तो 52 में एक तो सबसे पहला तो याद ही रखना है, 52 से स्टार्ट ही होता है, क्योंकि 51 मैंने बताया था प्रमोशन ऑफ पीस एंड सिक्योरिटी, है ना, यही बताया था कि हम पंडित जी को 51 रुपए की दक्षिणा देके शांति की पूजा करवाते हैं, तो आर्टिकल 51 तो वो आता है। 52 से आपका प्रेसिडेंट स्टार्ट होता है, ठीक है। तो आपका आ जाएगा प्रेसिडेंट, ठीक है। क्या होना चाहिए सबसे पहले, एक प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होना चाहिए, ये तो याद ही रखना है, इसमें कोई ट्रिक नहीं है, इसको याद रखना है। अब 53 में आते हैं। 53 आपका कहता है कि प्रेसिडेंट जो होगा ना, वो आपका हेड होगा एग्जीक्यूटिव का, ठीक है, यानी कि एग्जीक्यूटिव हेड होगा, एग्जीक्यूटिव हेड, ठीक है, एग्जीक्यूटिव हेड। अब देखिए, ये 3 है, 3 को आप उल्टा कर दीजिए, क्या आ गया, ऐसे बन गया। इसकी मिरर इमेज अगर बनाएंगे तो 3 का उल्टा करेंगे तो एग्जीक्यूटिव, ई आ गया, ई फॉर एग्जीक्यूटिव। समझ आ गया, याद हो गया, बस हमें याद करना और कुछ नहीं, ठीक है। कोई मजाक नहीं उड़ाएगा ट्रिक का, माना कि ट्रिक याद होती हैं, लेकिन भाइया ट्रिक से ही तो याद होगा। अब देखिए, 54 में क्या आता है, प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड बाई इलेक्टोरल कॉलेज, ठीक है, इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट आता है 54 में, इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। अब देखिए, बहुत लोगों को डाउट रहता है ना कि यूएसए में प्रेसिडेंट 4 साल के लिए होते हैं और इंडिया में 5 साल के लिए, तो बहुत से लोग इंडिया में मतलब कि वो रहते हैं, कंफ्यूज रहते हैं कि यार 4 साल का है कि 5 साल का, 4 साल का है कि 5 साल का, ठीक है। तो ऐसे करके याद कर सकते हैं कि यूएसए में 4 साल का है और इंडिया में 5 साल का है, तो 54 हो जाएगा इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, ठीक है, इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। अच्छा, 5 में क्या आता है, तो 5 में आता है मैनर ऑफ इलेक्शन। मैनर ऑफ इलेक्शन मतलब कि इलेक्शन कैसे होगा, इनडायरेक्ट इलेक्शन होगा, ठीक है। तो सबको मौका मिलेगा, सबको, ठीक है। तो मैंने बताया था कि 50 प्रपोजर होते हैं, 50 सेकेंडर होते हैं, तो 50-50 होते हैं ना, यानी कि 5-5, ठीक है, यानी कि सबको बराबर, सभी स्टेट्स का बराबर रिप्रेजेंटेशन लिया जाएगा उनके पॉपुलेशन के आधार पर, तो 5-5 हो गया, ठीक है, 5-5 लिया जाएगा। 56, 56 में आपका आता है टर्म ऑफ प्रेसिडेंट, ठीक है, टर्म ऑफ प्रेसिडेंट। अब टर्म ऑफ प्रेसिडेंट या तो 5 साल है या 6 साल, ऐसे याद कर सकते हैं, 5 साल है कि 6 साल, 5-6, ठीक है। उसके बाद जैसे इसमें इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट था, 54 इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, ये टर्म है, या तो 5 साल होगा या 6 साल होगा। 57 क्या होगा, तो 57 में री इलेक्शन होता है। अगर 56 में टर्म है तो 57 में री इलेक्ट होगा ना, टर्म अगर उनका पूरा हो गया तो जाहिर सी बात है दोबारा से इलेक्शन होगा, ठीक है, री इलेक्शन होगा, तो 57 री इलेक्शन आ जाएगा, ठीक है। ये डायरेक्ट याद कर सकते हैं। अब आप 8 है, 8 है, ऐसे ऐसे करके बनता है, तो इसको ऐसे करके बनाइए और इसको कुछ ऐसे दे दीजिए, ये भी एक 8 तरीके का आ गया, 8 तरीके का आ गया, है ना। तो 8 मतलब क्वालिफिकेशन, ठीक है, 8 फॉर क्वालिफिकेशन, तो ये क्वालिफिकेशन आ गया, याद हो जाएगा इसे, 8 फॉर क्वालिफिकेशन हो गया। अब 9 पे आते हैं, 9 में कंडीशन, 9 में कंडीशन ऑफ ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट, कंडीशन ऑफ ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट, ठीक है। ये इसकी ट्रिक तो कुछ नहीं बन रही है, इसको तो आप याद कर लीजिए, ठीक है, कंडीशन क्या क्या होती है, इसकी कुछ ट्रिक नहीं बन रही। इस पे आते हैं ओथ एंड अफर्मेशन, ओथ एंड अफर्मेशन, सबसे आसान है। 60 और 61 मुझे लगता है सबसे आसान है, आसानी से याद हो जाते हैं, है ना। ओ फॉर ओथ, जीरो फॉर ओथ, ठीक है, 60 ओथ, 61 आई देखो दिख रहा है इसमें, 61 में आई दिख रहा है, तो आई फॉर इम्पीचमेंट, सिंपल, ठीक है, क्लियर हो गया। ये हो गए आपके, मतलब थोड़ी बहुत ट्रिक बनाने की, भैया ट्रिक है बनाने की कोशिश की है, ठीक है, आई होप याद हो गया होगा। अब आते हैं हम लोग आगे, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है।
चलिए अब आते हैं वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया पे। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होना चाहिए, देखिए 52 में, किधर गया कर्सर, 52, 52 में प्रेसिडेंट थे और उसमें प्लस 11 करेंगे तो आपके वाइस प्रेसिडेंट आ जाएंगे। तो जो जो आर्टिकल आपके उसमें थे उसमें 11 करते जाइए, ठीक है। कुछ में दिक्कत आएगी लेकिन ज्यादातर में फिर 11 करना है ऐड। 63, 63 यार के द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होना चाहिए, ठीक है। देयर शैल बी वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, सॉरी। 64 में वाइस प्रेसिडेंट एज एक्स ऑफिसियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, ठीक है। एक्स ऑफिसियो चेयरमैन होना चाहिए राज्यसभा का। जाहिर सी बात है होगा वो, कि अगर जो वाइस प्रेसिडेंट बन के आएगा वो आपका राज्यसभा का चेयरमैन बनेगा जाके, ठीक है। क्योंकि अब वाइस प्रेसिडेंट का कोई काम ही नहीं बचा, प्रेसिडेंट ही सारे काम कर लेते थे, तो वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट खाली पड़ी रहती थी, मतलब उनको आराम से बैठे हुए हैं कुर्सी पे और कोई काम नहीं है। तो भाई सोचा गया कि वाइस प्रेसिडेंट की हम सैलरी दे रहे हैं, एक वाइस प्रेसिडेंट का इतना बड़ा इलेक्शन होता है, इतना करोड़ों रुपए खर्चा होता है जनता का, तो कुछ तो काम इनको दिया जाए। तो उन्होंने कहा कि हम राज्यसभा का चेयरमैन का काम इनको ही दे देते हैं ना, ठीक है। लेकिन याद रखिएगा, ये चेयरमैन की और वाइस प्रेसिडेंट की दो दो तनख्वाह नहीं लेते हैं, सैलरी एक ही पोस्ट की मिलती है, ठीक है। बस पोस्ट दोनों होती हैं इनके पास, ठीक है। वाइस प्रेसिडेंट भी होती है और चेयरमैन ऑफ राज्यसभा भी होती है, ठीक है। क्लियर हो गया। 65 में वाइस प्रेसिडेंट टू बी एक्ट एज प्रेसिडेंट, सपोज प्रेसिडेंट की डेथ हो जाती है या फिर प्रेसिडेंट कहीं बाहर गए होते हैं और प्रेसिडेंट के साइन की आवश्यकता होती है, ठीक है ना। और वो नेशनल इंपॉर्टेंस का मुद्दा है, वहां पर साइन चाहिए प्रेसिडेंट के, ठीक है। या प्रेसिडेंट की तबीयत खराब है ना, ऑफिस आपका वैकेंट है, तो उस समय आपके वाइस प्रेसिडेंट जो होंगे वो आपके प्रेसिडेंट की तरह ही एक्ट करेंगे। क्लियर हो गया, वाइस प्रेसिडेंट ही प्रेसिडेंट की तरह एक्ट करेंगे। अब जो वाइस प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट की तरह एक्ट कर रहे हैं, तो वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट वैकेंट हो गई, तो जो भी राज्यसभा का सीनियर मोस्ट मेंबर होगा वो आपके वाइस प्रेसिडेंट की तरह एक्ट करेगा, यानी कि राज्यसभा के चेयरमैन की तरह एक्ट करेगा। क्लियर हो गया। ड्यूरिंग वैकेंसी और अब्सेंस ऑफ प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट एक्ट एज ए प्रेसिडेंट। क्लियर हो गया। वाइस प्रेसिडेंट को ही हम लोग, कहाँ गया, हाँ, सेकंड सिटीजन ऑफ इंडिया कहते हैं, ठीक है। याद रखिएगा, सेकंड सिटीजन ऑफ इंडिया कौन होता है, ये आ सकता है। सेकंड सिटीजन ऑफ इंडिया वाइस प्रेसिडेंट, और थर्ड सिटीजन किसको कहते हैं, थर्ड सिटीजन ये आप लोग बताइए। हमें ये बताइए आप, प्रेसिडेंट थे, प्रेसिडेंट सपोज यहाँ पर नहीं है उपलब्ध, ठीक है, तो वाइस प्रेसिडेंट इनकी पोस्ट ले लेते हैं। वाइस प्रेसिडेंट भी नहीं है, प्रेसिडेंट भी नहीं है, तो कौन पोस्ट लेगा, सीजीआई लेंगे, जाहिर सी बात है। तो थर्ड सिटीजन कौन हो गया, सीजीआई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया आपके थर्ड सिटीजन होते हैं, ठीक है। फोर्थ सिटीजन आपके जो फॉर्मर प्रेसिडेंट होंगे, जो जैसे कि इस समय रामनाथ कोविंद फॉर्मर कोविंद प्रेसिडेंट हैं, ठीक है, यानी कि वो पहले रह चुके हैं, तो यानी कि वो आपके फोर्थ सिटीजन हो जाएंगे। क्लियर हो गया। ये हो सकता है क्वेश्चन आ जाए इनसे भी, ठीक है। तो 65 हो गया, आप 66 पर चलते हैं। आर्टिकल 66 आपका कहता है इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, ठीक है। इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट यानी कि इलेक्टेड बाय इलेक्टोरल कॉलेज कंसिस्टेंट ऑफ मेंबर ऑफ बोथ हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है। अब जैसे कि मैंने उसमें बताया था कि इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट आपका, इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट इसमें 54 था, ठीक है, इसमें 66 आ रहा है। क्लियर हो गया। इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, अब इसमें क्या क्या होता है, तो इसमें सारे एमपीज देते हैं वोट, ऑल एमपीज ऑफ बोथ हाउस, ठीक है, बॉल आउट, बोथ हाउस, ये वो देते हैं। उसके बाद इसी में एक और आता है 66 में ही, इसमें मैनर ऑफ इलेक्शन आपका कहीं पर भी नहीं लिखा है, क्योंकि वो 66 में आना चाहिए था, है ना। वो उधर 55 में आया था, प्लस 11 करेंगे तो 66 में आना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर नहीं आया, वो इसी में दे दिया गया, इसी में सब पार्ट दिया गया इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट में, मैनर ऑफ इलेक्शन, मैनर ऑफ इलेक्शन, ठीक है। अब वो कैसा होगा भाई, सेम चीज, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन प्लस सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, ठीक है, ये आपका मैनर ऑफ इलेक्शन होता है, ठीक है। क्लियर हो गया। इसमें वोटिंग सीक्रेट बैलेट के थ्रू होती है, ये मैं बता ही चुका था आपको कि हाँ, जो भी प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन प्लस सिंगल ट्रांसफरेबल वोट होगा, वो आपकी वोटिंग जो होगी वो सीक्रेट बैलेट के थ्रू ही होगी, ठीक है। अब इसमें एक और चीज है, इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट तो है, इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट में ही आपका जो वाइस प्रेसिडेंट हैं वो आपके किसी भी हाउस के, किसी भी पार्लियामेंट के या किसी भी स्टेट लेजिस्लेचर के मेंबर नहीं होने चाहिए। वाइस प्रेसिडेंट बी शुड नॉट बी मेंबर ऑफ लोकसभा, राज्यसभा, लेजिस्लेटिव असेंबली, लेजिस्लेटिव काउंसिल, ठीक है, किसी के भी मेंबर नहीं होने चाहिए, ध्यान रखिएगा। एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए,
आपके इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट में ही एलिजिबिलिटी भी आती है। तो एलिजिबल कैसे होंगे, ये क्वालिफिकेशन क्या क्या होनी चाहिए? तो एलिजिबिलिटी आपकी भाई 35 ईयर, 35 ईयर, सिटीजन ऑफ इंडिया, जो आपकी प्रेसिडेंट में क्वालिफिकेशन थी वही इनमें लगेंगी, और ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं होना चाहिए, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं होना चाहिए, ठीक है। क्लियर हो गया? ये चीज़ें एलिजिबिलिटी के लिए आ गई, ठीक है। उसके बाद आता है 67 टर्म ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, उसमें 5-6 था, 5 साल के लिए है कि 6 साल के लिए टर्म 10 और, ठीक है। इनमें 6-7 है, ठीक है, 6-7 6-7 6-7 6-7 टर्म टर्म ऑफ वाइस प्रेसिडेंट 6-7, ठीक है, 5 साल होगा था, ठीक है। एलिजिबल फॉर री इलेक्शन, री इलेक्शन के लिए एलिजिबल हो सकते हैं। अब आप ये याद रखिए, ये राज्यसभा के चेयरमैन होते हैं। राज्यसभा के जो मेंबर्स होते हैं उनका जो कार्यकाल होता है वो 6 साल होता है। मेंबर्स का जो कार्यकाल होता है वो 6 ईयर्स होता है, लेकिन वाइस प्रेसिडेंट का कार्यकाल सिर्फ 5 साल होता है। कंफ्यूज मत होइएगा बिल्कुल भी, ठीक है। ये मत सोचिएगा कि राज्यसभा के मेंबर्स का कार्यकाल 6 साल होता है तो वाइस प्रेसिडेंट का भी कार्यकाल 5 साल 6 साल होगा, बिल्कुल गलत बात, ठीक है। री इलेक्शन के लिए एलिजिबल हो सकते हैं। आर्टिकल 68 आता है, वो कहता है टाइम ऑफ होल्डिंग इलेक्शन, यानी कि कोई भी वाइस प्रेसिडेंट की ऑफिस जो है वैकेंट होती है तो आपको 6 मंथ में इलेक्शन विद इन कराना है, जैसे कि इस समय। अब ये आप याद रखिएगा, वाइस प्रेसिडेंट से क्वेश्चन 100% आना है, 110% आना है आपका, और इसको आप अच्छे से रट के जाइए एसएससी में, ठीक है। क्यों 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 ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट साहब थे, जगदीप धनखड़ जी, जगदीप धनखड़ जी, इन्होंने रिजाइन कर दिया है ड्यू टू हेल्थ इश्यूज, रिजाइन ड्यू टू हेल्थ इश्यूज, ड्यू टू हेल्थ इश्यूज, ठीक है। तो इन्होंने रिजाइन कर दिया है। अब दो दो एनडीए के और पीडीए के दो लोग इलेक्शन लड़ रहे हैं, ठीक है सर। सीपी राधाकृष्णन है, कौन है? मेरे को नाम एग्जैक्टली नहीं याद आ रहा है, राधाकृष्णन थे वैसे, ठीक है। तो और एक और है कोई, वो साउथ के ही हैं कोई, उनका नाम नहीं याद आ रहा, ठीक है। तो वो पीडीए के उम्मीदवार हैं, ठीक है। दो कैंडिडेट आ रहे हैं और दोनों कैंडिडेट आपके इलेक्शन लड़ेंगे, ठीक है। तो इससे 100% आपका वो आने वाला है, क्वेश्चन आने वाला है, ठीक है। तो इसको अच्छे से चाट के जाइएगा, अच्छे से घोल के पी लीजिएगा, किसी भी जड़ी बूटी मिला के उसमें पी लीजिएगा, ठीक है। तो इसको आना है कंफर्म। तो टाइम ऑफ होल्डिंग इलेक्शन मतलब कि आपके 6 मंथ में आपको इलेक्शन कराना है। कुछ गड़बड़ हो रहा है, 1 मिनट रुकिए, जस्ट अ सेकंड। जस्ट अ सेकंड, जस्ट अ सेकंड, हाँ सॉरी फॉर द इंटरप्शन। चलिए स्टार्ट करते हैं। अरे मेरा पेन कहाँ गया, ये रहा। चलिए आर्टिकल 68 हो गया, अब आर्टिकल 69 पर आते हैं, ठीक है। आर्टिकल 69 वहां पर देखिए, मैंने बताया था 60 पर आपका ओथ था प्रेसिडेंट का, ओथ ऑफ प्रेसिडेंट, ठीक है। यहाँ पर 69 पर ओथ ऑफ वाइस प्रेसिडेंट है, ठीक है। कौन दिलाएगा? सीजीआई, सॉरी माफी चाहता हूँ, ब्लंडर हो जाता है अभी। सीजीआई नहीं दिलाते हैं, प्रेसिडेंट को सीजीआई दिलाते हैं, यहाँ पर प्रेसिडेंट दिलाते हैं, वाइस प्रेसिडेंट को ओथ प्रेसिडेंट दिलाएंगे। देखिए जब प्रेसिडेंट नहीं होते तब हमारे सीजीआई ने दिलाया था, क्योंकि प्रेसिडेंट को ही दिलाना था, बाकी जितनों को भी ओथ होगी वो आपकी प्रेसिडेंट साहिबा या फिर प्रेसिडेंट साहिब ही दिलाएंगे, ठीक है। क्लियर हो गया? 70 में डिस्चार्ज ऑफ प्रेसिडेंट फंक्शन इन अदर कंटिजेंसीज, यानी कि पार्लियामेंट प्रोवाइड रूल्स फॉर डिस्चार्ज ऑफ प्रेसिडेंट ड्यूटीज, ठीक है। तो पार्लियामेंट इनके ड्यूटीज के लिए रूल्स बना सकती है, ठीक है। क्लियर हो गया? अब इसमें जरूरी नहीं कि केवल प्रेसिडेंट दिलाएं, प्रेसिडेंट सपोज नहीं है तो प्रेसिडेंट जिसको डिसाइड करेंगे वो बिहाफ ऑफ प्रेसिडेंट भी उनको क्या नाम वो करा सकता है, ठीक है, ओथ दिला सकता है। और एनी पर्सन
अपॉइंटेड ऑन बिहाफ ऑफ प्रेसिडेंट। ठीक है, ये भी आपको ओथ दिला सकते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया। बाकी ये डिस्चार्ज ड्यूटीज आ गई, इनको पार्लियामेंट डिसाइड कर सकती है कि इनको क्या क्या ड्यूटीज। अब इसी को तो वो किया था, इसी को अमेंड किया था किसने, इंदिरा गांधी जी ने। क्योंकि प्रेसिडेंट के पास पहले काफी ज्यादा पावर्स होती थी, लेकिन इंदिरा गांधी जी ने प्रेसिडेंट की पावर्स को कम किया। ठीक है, कम कर दिया, संविधान ने उनको काफी ज्यादा पावर्स दी हुई थी। ठीक है, उसको फिर किसी दिन देख लेंगे हम लोग। अब आते हैं हम लोग आर्टिकल 71 पर। तो आर्टिकल 71 क्या कहता है, मैटर्स रिलेटिंग टू इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट कौन हैंडल करेगा। सपोज इसमें डिस्प्यूट हो गया, जो भी इलेक्शन हुआ प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट का, इसमें डिस्प्यूट हो गया। ठीक है, अब उस डिस्प्यूट को हैंडल कौन करेगा, उस डिस्प्यूट को हैंडल हमारे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया करेगी। ठीक है, समझ आ गया। तो ये आर्टिकल 71 आ गया। चलिए, इतना हो गया, आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा। अब आते हैं पार्डनिंग पावर ऑफ प्रेसिडेंट। ठीक है, आर्टिकल 72 पर पार्डनिंग पावर ऑफ प्रेसिडेंट टू ग्रांट पार्डन। हाँ, तो प्रेसिडेंट हैज टू पार्डन, रिप्राइव, रेस्पाइट, रेमिट एंड कम्यूट। 5 तरीके की जो वो होती हैं पावर्स, वो प्रेसिडेंट के पास होती हैं। पार्डन हो गया, रिप्राइव हो गया, रिस्पाइट, रीमिट एंड कम्यूट। ठीक है, कम्यूट। अब इनको वन बाय वन करके समझते हैं ये होती क्या है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, प्रेसिडेंट के पास होती हैं और गवर्नर के पास भी होती हैं, लेकिन गवर्नर के पास एक पावर कम होती है। वो कौन सी होती है कि प्रेसिडेंट आपकी डेथ सेंटेंस जो होती है ना, उसको भी पार्डन कर सकते हैं। यानी कि डेथ सेंटेंस को कन्वर्ट करा जा सकता है आपके लाइफ इम्प्रिजनमेंट में, या फिर हो सकता है पूरा का पूरा माफ कर दिया। वो सिर्फ पावर प्रेसिडेंट के पास होती है, गवर्नर के पास नहीं होती है, स्टेट गवर्नमेंट के हेड के पास नहीं होती है। ठीक है, तो गवर्नर में क्या क्या पावर होती है, गवर्नर के पास सारी पावर होती हैं एक्सेप्ट पार्डन। ठीक है, पार्डन मतलब डेथ पार्डन, डेथ सेंटेंस को पार्डन नहीं कर सकते, बाकी सारे कर सकते हैं। ठीक है, और एक और चीज, कोर्ट मार्शल को भी पार्डन नहीं कर सकते। ठीक है, कोर्ट मार्शल को भी पार्डन नहीं कर सकते हैं गवर्नर, बाकी सारी चीजें कर सकते हैं। अच्छा, पार्डन का मतलब क्या होता है, तो पार्डन का मतलब होता है कि प्रेसिडेंट को अथॉरिटी होती है कि वो किसी भी पनिशमेंट या जजमेंट को रिमूव कर सकते हैं। तो ही कैन रिमूव रिमूव एनी पनिशमेंट एंड जजमेंट। ठीक है, यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने उनको फांसी की सजा सुना दी, तो वो उसको रिमूव कर सकते हैं। वो कहते हैं कि नहीं, मैं इसको माफ कर देता हूँ। ठीक है, उसके लिए काफी कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, ऐसे नहीं कोई भी प्रेसिडेंट आके आपको माफ कर देगा। ठीक है, लगना चाहिए प्रेसिडेंट को। कम्यूट, कम्यूट क्या होता है, तो एक ऐसी पनिशमेंट होती है जो आपकी एक पेनाल्टी को दूसरी लेस रिजिड पेनाल्टी में कन्वर्ट कर सकती है। जैसे आपको लाइफ इम्प्रिजनमेंट मिला हुआ था, तो उसको हो सकता है 20 ईयर्स इम्प्रिजनमेंट में कन्वर्ट कर दे। ठीक है, मतलब सजा को थोड़ा मतलब रिप्लेस कर दे, दूसरी सजा से रिप्लेस कर दे। तो फॉर्म ऑफ पनिशमेंट दैट रिप्लेसेस वन पेनाल्टी फॉर्म विद another लेस रिजिड पेनल्टी। ठीक है, क्लियर हो गया, ये कम्यूट होता है। उसके बाद हम लोग आ जाएंगे, रिप्राइव है, रिप्राइव पे आ जाओ। रिप्राइव क्या कह रहा है, तो रिप्राइव कहता है कि पावर होती है जो इंडिकेट करती है कि कोई भी डेथ पेनाल्टी है, उसको टेम्पररी ड्यूरेशन के लिए सस्पेंड कर देना, यानी कि होल्ड पे रखना। टू होल्ड द डेथ पेनाल्टी डेथ पेनाल्टी फॉर टेम्पोरेरी ड्यूरेशन। ठीक है, ये प्रेसिडेंट के पास पावर होती है कि वो हो सकता है कि कुछ प्रॉब्लम्स हो, तो उनको निपटने के लिए डेथ पेनाल्टी को थोड़े दिन के लिए होल्ड पर रख किया जा सके, तो ये प्रेसिडेंट ही ऑर्डर करेंगे। उसके बाद आते हैं रिस्पाइट पर। तो रिस्पाइट क्या होता है, तो रिस्पाइट पावर ऑफ प्रेसिडेंट ताकि वो पनिशमेंट को रिड्यूस कर सकते हैं। ठीक है,
टू रिड्यूस द टू रिड्यूस द पनिशमेंट, यानी कि 20 साल की है तो हो सकता है 7 साल की दे दें, 15 साल की दे दें, 14 साल की दे दें, ठीक है। तो उसको रिड्यूस करने का काम आपके पावर प्रेसिडेंट के पास होता है कि वो किसी भी आपकी किसी भी कह सकते हैं एक तरीके से पनिशमेंट को वो रिड्यूस कर सकते हैं, उसकी ड्यूरेशन को रिड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन उसके लिए कुछ स्पेसिफिक रीजन होने चाहिए, स्ट्रॉन्ग रीजन होने चाहिए, ठीक है। बिकॉज ऑफ सम स्पेसिफिक रीजन, ठीक है। उसके बाद रिस्पाइट हो गया, अब रेमिट पे आते हैं, ये आखिरी पावर है रेमिट। तो ये टाइम ड्यूरेशन को, पनिशमेंट की टाइम ड्यूरेशन को कम कर सकते हैं, ठीक है। ये रिड्यूस द पनिशमेंट हो गया, जैसे कि एक तरीके से कह सकते हैं इन दोनों में डिफरेंस है, रिस्पाइट और रेमिट में डिफरेंस है। जैसे कि कोई प्रेग्नेंट वुमेन है, ठीक है, वुमेन कल्प्रिट है और वो कन्विक्ट जो है डीलिंग विद फिजिकल डिसेबिलिटी, अगर किसी वुमेन कल्प्रिट है और वो प्रेग्नेंट है, ठीक है, और उस प्रेग्नेंट वुमेन को जेल में दिक्कत हो रही है और उसकी वजह से उसको डिसेबल भी होना पड़ सकता है, डिसेबिलिटी भी उसके आ सकती है, यानी कि उसके लाइफ का सवाल है ना, तो इसलिए उसकी रिस्पाइट में उसकी पनिशमेंट को रिड्यूस किया जा सकता है, ठीक है। हार्ड पनिशमेंट है तो उसको मतलब इजी पनिशमेंट में कन्वर्ट किया जा सकता है, ठीक है। ये मतलब है रिस्पाइट का। लेकिन रिमिट में टाइम ड्यूरेशन को कम किया जा सकता है, ठीक है। दोनों में डिफरेंस है। टाइम ड्यूरेशन कैन बी रिड्यूस्ड बाई, इसमें इसमें क्या है रिस्पाइट में, इसमें टाइप ऑफ पनिशमेंट को रिड्यूस किया जा सकता है, कि अगर मतलब बहुत मेहनत मेहनत वाला काम लिया जा रहा है, बहुत मेहनत वाला पनिशमेंट है, तो उसको रिड्यूस करके मतलब आराम से आपको सिर्फ जेल में रहना है, ये वाला पनिशमेंट कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन इसमें आपके टाइम ड्यूरेशन को रिड्यूस किया जाता है। दोनों में डिफरेंस आई होप क्लियर होगा, ठीक है। लेकिन नेचर जो होगा वर्डिक्ट का ना वो सेम रहेगा, ठीक है, कि आपको अगर फांसी की सजा मिली है तो नहीं, अगर आपको 20 साल की सजा मिली है तो 20 साल की ही रहेगा, ठीक है ना। एक तरीके से कह सकते नहीं, ये तो टाइम ड्यूरेशन को तो रिड्यूस कर ही रहे हैं, इसमें नेचर आपका कह सकते हैं एक तरीके से नेचर का मतलब हो गया कि आपको हार्ड कोर अगर सजा मिली है, नेचर मतलब नेचर विल बी सेम, नेचर विल बी सेम। अब नेचर है क्या इसको समझाते हैं, नेचर विल बी सेम। जैसे इसमें टाइम ड्यूरेशन कम कर दिया, 20 साल की सजा थी उसको मैंने 7 साल में कर दिया, ठीक है, मैं प्रेसिडेंट हूँ, मैंने 7 साल में इसको कर दिया। लेकिन नेचर आपका सेम रहेगा। नेचर कैसा, नेचर का मतलब होता है कि आपको हार्ड कोर सजा दी गई थी, ठीक है, कि आपको बहुत मेहनत करवाई जाएगी वहां पर, तो वो 20 साल तक करनी थी, अब 7 ही साल तक करनी होगी, ठीक है। तो नेचर उसका सेम रहेगा। क्लियर हो गया ये, ठीक है। तो ये टाइप ऑफ पार्टनिंग पावर है प्रेसिडेंट की। अच्छा, जो 170 सॉरी 72 तो आपकी आ जाती है प्रेसिडेंट की पावर, लेकिन अगर गवर्नर की पावर की बात करें तो 161 में आपकी पार्डनिंग पावर ऑफ गवर्नर आती है, ठीक है। स्टेट गवर्नर आपके पार्डनिंग पावर आती है, बस उसमें आपकी डेथ सेंटेंस को पार्डन नहीं कर सकते हैं स्टेट गवर्नर, ध्यान रखिएगा, ठीक है। गवर्नर आपके डेथ सेंटेंस को पार्डन नहीं कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, ये हो गया क्लियर, हो तो वाइस प्रेसिडेंट हो गया। अच्छा, सबसे ज्यादा लंबे समय तक वाइस प्रेसिडेंट रहने वाले कौन व्यक्ति हैं, तो ये हामिद अंसारी जी हैं। अंसारी, हामिद अंसारी जी कौन है, ये रिस्पेक्टेड व्यक्ति हैं बहुत, वाइस प्रेसिडेंट रह चुके हैं, और ये 3 प्रेसिडेंट के अंदर इन्होंने काम किया था, ठीक है, लॉन्गेस्ट सर्विंग वाइस प्रेसिडेंट। आपने उनका नाम सुना है, उनका नहीं उसका नाम, लॉन्गेस्ट सर्विंग, उसका क्या नाम था, मुख्तार अंसारी का नाम। तो ये मुख्तार अंसारी के रिलेटिव हैं, चाचा जी हैं, ठीक है। हामिद अंसारी जी मुख्तार अंसारी के चाचा जी हैं, ठीक है, समझ आ गया। चलिए, उसके बाद अब हम लोग आते हैं आगे अपने आर्टिकल नंबर 73 पर। तो एक्सटेंट ऑफ एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ यूनियन, ठीक है, एक्सटेंट ऑफ एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ यूनियन। तो एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ यूनियन एक्सटेंड टू मैटर ऑन विच पार्लियामेंट कैन लेजिस्लेट, ऐसी पावर, ऐसे ऐसे मैटर्स जिनमें पार्लियामेंट लेजिस्लेट कर सकती है, ठीक है। संघ की कार्यपालिका शक्ति उन विषयों पर लागू होती है जिन पर संसद कानून बना सकती है। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है तो इसको आप स्किप कर सकते हैं।
बस 74 जो है आपको इंपॉर्टेंट है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, दिस शैल बी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर विद द प्राइम मिनिस्टर एट द हेड टू एड एंड एडवाइस प्रेसिडेंट, यानी कि इसमें काउंसिल ऑफ मिनिस्टर तो होंगे, साथ में प्राइम मिनिस्टर इसके हेड होंगे, और प्राइम मिनिस्टर ही सारे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की तरफ से आपके प्रेसिडेंट को एडवाइस देंगे या फिर उनको हेल्प करेंगे, ठीक है, ताकि वो कोई भी लॉ हो या फिर कोई लॉ बनाना हो, कोई भी पॉलिसी बनाना हो, तो उनसे सलाह मशवरा कर सकें, ठीक है, क्लियर हो गया। तो आपका प्राइम मिनिस्टर प्लस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर आपका 74 में आ जाएगा, पार्ट 5 में ही रहता है। 74 से इसको बोलते हैं प्राइम मिनिस्टर, 74 से 78 आर्टिकल, ठीक है, 78 तक आते हैं, 79 से आपकी पार्लियामेंट शुरू हो जाती है, ठीक है, क्लियर हो गया। अब प्राइम मिनिस्टर जो होते हैं वो किस किस चीज के हेड होते हैं, वो आपके नीति आयोग के चेयरमैन भी होते हैं, नीति आयोग के चेयरमैन भी होते हैं, वो इंटर स्टेट काउंसिल के भी चेयरमैन होते हैं, इंटर स्टेट काउंसिल के भी चेयरमैन होते हैं, है ना। उसके बाद एनडीसी, ये भी चेयरमैन होते हैं, लेकिन एनडीसी आपकी पहले थी, अब नहीं है, ठीक है, नॉट इन एग्जिस्टेंस नाउ, ठीक है। अब एनडीसी पहले से थी, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। अब नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, तो एनडीएमए, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, दोबारा लिख लीजिए, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, इसके भी जो चेयरमैन होते हैं वो प्राइम मिनिस्टर ही होते हैं, ठीक है। ये नेशनल इंपॉर्टेंस के मुद्दे होते हैं, इनको प्राइम मिनिस्टर खुद लीड करते हैं, ठीक है, देखते हैं हर चीज को। बाकी प्राइम मिनिस्टर का अगर हम कार्यकाल देखें, प्राइम मिनिस्टर का कार्यकाल कितना होता है, तो टेन्योर आपके वैसे तो 5 ईयर्स का होता है, लेकिन इससे पहले भी इनको हटाया जा सकता है बाई द प्रोसेस ऑफ क्या बोलते हैं उसको, एक तरीके से कह सकते हैं ना, महाभियोग, महाभियोग तो इम्पीचमेंट हो जाएगा, जिसको नो कॉन्फिडेंस मोशन बोलते हैं, ठीक है। तो अपोजिशन द्वारा नो कॉन्फिडेंस मोशन अगर लाया गया और वो पास हो जाता है तो इनकी सरकार गिर जाती है, ठीक है, क्लियर हो गया। उसके बाद और क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, प्राइम मिनिस्टर जो होते हैं ना, इनको क्या क्या कहा जाता है, तो ये रियल हेड होते हैं, डी फैक्टो हेड ऑफ गवर्नमेंट। देखो प्रेसिडेंट को डी ज्योर हेड बोला जाता था, इनको डी फैक्टो हेड बोला जाता है, ठीक है, दोनों में डिफरेंस है, याद रखिएगा, ठीक है। इलेक्टेड हेड होते हैं ये, उनको नॉमिनेटेड हेड बोला जाता था, ठीक है। इनको टाइटुलर हेड नहीं बोला जाता है, ठीक है, टाइटुलर हेड किसको बोला जाता है, प्रेसिडेंट को बोला जाता है, ठीक है, क्लियर हो गया। अच्छा, अब एक चीज और याद ध्यान दे रखिए, वो क्या है, जैसे हमने पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कहाँ से ली है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, पार्लियामेंट्री फॉर्म हमने यूके से ली है, ठीक है, लेकिन प्रेसिडेंस वाला सब कुछ कहाँ से लिया है, प्रेसिडेंट प्रेसिडेंशियल, वो आपका यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से लिया है, दोनों में डिफरेंस है, दोनों याद रखिएगा, ठीक है। तो प्राइम मिनिस्टर वाला जितनी भी चीजें हैं वो हमने यूके से ली है, और प्रेसिडेंशियल वाली जो भी चीजें हैं वो हमने आपके कहाँ से ली है, यूएसए से ली है, ठीक है, क्लियर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। 75 आ जाएगा आर्टिकल, अपॉइंटमेंट ऑफ मिनिस्टर, यानी कि प्राइम मिनिस्टर जो होंगे वो आपके प्रेसिडेंट के द्वारा ही अपॉइंट किए जाएंगे। अदर मिनिस्टर भी अपॉइंट किए जाएंगे प्रेसिडेंट के द्वारा ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर लिस्ट देंगे कि आप इनको इस मिनिस्ट्री में अपॉइंट कर दीजिए, ठीक है। मिनिस्टर्स होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट, तो प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट पर ही मिनिस्टर जो होंगे वो ऑफिस को होल्ड करेंगे, ठीक है, समझ आ गया। उसके बाद कुछ इसमें प्रोविजंस ऐसे भी हैं जो बाद में ऐड किए गए, जैसे यहाँ पर लिखिए आप, प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट विद अदर मिनिस्टर एडवाइस ऑफ ये, उसके बाद होल्ड ये हो गया आपका 75 का 1, ठीक है, 75 1 हो गया। अब यहीं पर एक चीज और आती है, 75 1 ए, इसको ऐड किया गया था बाद में, इसको बाद में क्यों ऐड किया गया, मतलब क्या ऐड किया गया, तो इसको ऐड किया गया था, कहाँ गया, हाँ, कि जितने भी मेंबर्स होंगे आपके मिनिस्टर बनाए जाएंगे वो 15% से ज्यादा नहीं होने चाहिए, 15%, यहाँ पर ऐसे लिखे, नॉट मोर देन मिनिस्टर, नॉट मोर देन 15% ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है।
स्ट्रेंथ ऑफ द लोकसभा, लोकसभा को जोड़िए, ठीक है। लोकसभा में जितनी स्ट्रेंथ है ना, उसके 15% से ज्यादा मिनिस्टर नहीं होने चाहिए। जैसे 550 हैं, तो 550 का 15% कितना हो गया? 15%, ये 3/20, जीरो से जीरो गया, तो ये 27, 381, यानी कि 81 मिनिस्टर से ज्यादा नहीं होने चाहिए, ठीक है। 80 मिनिस्टर तक काम चलेगा, ठीक है। समझ आ गया? तो ये चीज होनी चाहिए। अब ये क्यों बनाया गया? क्योंकि अगर फालतू के भी मिनिस्टर बना दिए गए तो फिर उसकी, क्योंकि एक मिनिस्टर को मैनेज करने के लिए बहुत ज्यादा कॉस्ट जाती है, वो सारी पैसा जनता से जाती है। तो इसको ऐड किया गया था 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से, ठीक है। 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से इसको ऐड किया गया था। एक और चीज ऐड की गई थी, 1B भी ऐड किया गया था, ठीक है। 75 का 1B, ये इसी एक्ट के थ्रू, ठीक है। दोनों एक्ट, दोनों ये 91st कॉन्स्टिट्यूशनल कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, सॉरी, एक्ट से ही दोनों ऐड किए गए थे। ये था एंटी डिफेक्शन लॉ, ठीक है। क्या था? एनी मेंबर, इफ एनी मेंबर disqualified disqualifies on the grounds of anti defection, he cannot become मिनिस्टर, ठीक है। वो मिनिस्टर नहीं बन सकता है। जो एंटी डिफेक्शन लॉ के अंडर डिस्क्वालीफाई हुआ हुआ वो मेंबर होगा, वो आपका मेंबर नहीं बन सकता है, ठीक है। क्लियर हो गया? वन भी हो गया। अब इसमें आर्टिकल 2 आता है, आर्टिकल 75 का 2 आर्टिकल आता है, जिसमें कहता है कि जितने भी मिनिस्टर होंगे, मिनिस्टर, वो मिनिस्टर्स आर कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल। क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत बार पूछा गया, ठीक है। कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द प्रेसिडेंट, कलेक्टिवली, ये यार मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ। नहीं, आज 75 का 2 बोलता है कलेक्टिवली नहीं, इंडिविजुअली, ठीक है। कलेक्टिवली वाला आएगा 75 का थर्ड। जहाँ पे गलती होगी मैं तुरंत सही करूंगा उसको, कोई उसकी दिक्कत नहीं है। मिनिस्टर्स आर इंडिविजुअली रिस्पॉन्सिबल टू द प्रेसिडेंट, यानी कि इंडिविजुअल वाली बात आएगी तो वो पहले आएगी, वो प्रेसिडेंट की तरफ, प्रेसिडेंट के लिए इंडिविजुअली रिस्पॉन्सिबल होंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आ रहे 75(3) कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल होंगे लोकसभा के लिए। ये वाला मोस्टली पूछा जाता है, ठीक है। 75 का थर्ड, कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द लोकसभा, ठीक है। लोकसभा के लिए कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल होंगे। क्लियर हो गया? कौन? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। 75 का 4 क्या कहता है? 75 का 4 आपका ओथ कौन दिलाएगा मिनिस्टर्स को, वो बताता है, ठीक है। ओथ ऑफ मिनिस्टर्स कौन दिलाता है? प्रेसिडेंट दिलाएंगे, जाहिर सी बात है, ठीक है। 75 का 5 की बात करें अगर, तो ये कहता है कोई भी मिनिस्टर जो कि आपका इलेक्शन हार गया, जैसे कि किसी को मिनिस्टर बनाया गया, ठीक है, अब वो इलेक्शन हार गया, ठीक है, वो किसी भी मेंबर का, अब किसी भी हाउस का मेंबर नहीं है, तो इसका मतलब वो मिनिस्टर तो रह सकता है, कब तक? मैक्सिमम 6 मंथ तक। 6 मंथ के अंदर अंदर उसको चाहे लोकसभा से चाहे राज्यसभा से आपको जीत के आना पड़ेगा, चाहे नॉमिनेट करो चाहे कैसे भी करो, कुछ भी करो, ठीक है। उसको मेंबर बनना पड़ेगा, चाहे लोकसभा हो चाहे राज्यसभा, ठीक है। तो यहाँ पर अगर लिखें तो 6 कंज्यूगेटिव मंथ तक अगर कोई भी मिनिस्टर है वो मेंबर नहीं है लोकसभा और राज्यसभा, तो उसको मिनिस्टर केस से हटाना पड़ेगा, ठीक है, हटाया जाएगा। समझ आ गया ये? अब ये बहुत बड़ा है तो इसको मैं लिख नहीं रहा हूँ, मैंने बता दिया है। 76 का 6, इसमें सैलरी एंड अलाउंसेस पर बात की जाती है, सैलरीज एंड अलाउंसेस। जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की सैलरी और अलाउंसेस होंगी वो 76 का 6 आपका बात करता है। और ध्यान रखिएगा, ये मैं लिख के दे रहा हूँ, आप इसको इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए, क्योंकि क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल बनने वाला है इस बार के एग्जाम में, और ये आने की पूरी पूरी संभावना है। क्यों है मैं बता रहा हूँ। अभी लोकसभा में जो सैलरीज थी उसमें 24% का हाइक देखने को मिला है। पार्लियामेंट ने अपने नेताओं की सैलरी को 24% बढ़ा लिया है, इसी साल बढ़ाया गया है, ठीक है। तो इसलिए ये आर्टिकल इंपॉर्टेंट हो जाता है। 76 का सब आर्टिकल क्लॉज 6, ठीक है। 76 नहीं, सॉरी 75, अभी मिस्टेक हो जाती है। 75 का 6 आर्टिकल है, वो आपका क्या बताता है?
आपको बताता है सैलरी एंड अलाउंसेस, और अभी 24% की हाइक देखने को मिली सभी सांसदों की सैलरी में। क्लियर हो गया? ठीक है। अच्छा, ये शेड्यूल कौन सा है सैलरी अलाउंसेस वाला? शेड्यूल आपको पता है? मैंने शेड्यूल आपको पढ़ाए हैं सैलरी अलाउंसेस वाला। मैंने आपको एक ट्रिक दी थी, टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम, बताया था। तो टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम में क्या आ जाएगा? ये टेरिटरी होगा, ये एमोल्यूमेंट, और एमोल्यूमेंट हो गया। एमोल्यूमेंट में ही तो सैलरीज आती हैं। तो ई सेकंड शेड्यूल, ठीक है, सेकंड शेड्यूल में भी जो चीजें दी हैं वही चीजें यहाँ पे ही लागू होती हैं। ठीक है, क्लियर होगा? चलिए अब 76 पर आते हैं। चीफ लीगल एडवाइजर ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यानी कि सबसे बड़ा लॉ का अधिकारी अगर कोई इंडिया में होता है वो होता है अटॉर्नी जनरल। ठीक है, सरकार से रिलेटेड, सरकार के ऊपर सपोज किसी ने केस कर दिया, अब अगर आप ही ने केस कर दिया तो सरकार का पक्ष लेकर कौन केस लड़ेगा? वो होता है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है, वो आता है आर्टिकल 76 में। ठीक है, सरकारी जो भी मामले, सरकार की तरफ से जो भी मामले होंगे वो सारे ये देखेंगे। अच्छा, इंडिया के जो चीफ लॉ एडवाइजर होते हैं वो अटॉर्नी जनरल होते हैं, और किसी भी अपने अपने स्टेट के वो कौन होते हैं? वो आपके एडवोकेट जनरल ऑफ इंडिया होते हैं, एडवोकेट जनरल ऑफ दैट स्टेट होते हैं। ठीक है, इनको प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं। ठीक है, प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं। आर्टिकल 77 क्या होता है? तो आर्टिकल 77 जस्ट, हाँ, यहाँ पर एक चीज और याद रखिए। हम्म, ये काउंसिल ऑफ गवर्नमेंट के फुल टाइम मेंबर नहीं होते हैं। कौन? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है, काउंसिल ऑफ मेंबर के मेंबर नहीं है, काउंसिल ऑफ मेंबर के, काउंसिल ऑफ गवर्नमेंट के फुल टाइम मेंबर नहीं है ये, इनको कभी भी हटा जा सकता है। और ये अटॉर्नी जनरल हैं, ये प्राइवेट लीगल प्रैक्टिस नहीं कर सकते। ठीक है, जब तक अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया रहेंगे प्राइवेट लीगल प्रैक्टिस नहीं कर सकते, यानी कि खुद का वो नहीं कर सकते। खुद की मतलब कि एक तरीके से कह सकते हैं कि आप गवर्नमेंट के भी अटॉर्नी जनरल बने हुए हैं और आपको प्राइवेट पैसा लेकर भी किसी का केस लड़ रहे हो, वो नहीं लड़ सकते हो। ठीक है, पहले अगर अटॉर्नी जनरल की बात करें, फर्स्ट अटॉर्नी जनरल कौन थे अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया? तो आपके थे स्टेलवार्ड। कौन से स्टेलवार्ड? एमसी स्टेलवार्ड, एमसी स्टेलवार्ड। ठीक है, और करंट में कौन है? ये हैं आपके आर वेंकट रमनी। ठीक है, आर वेंकट रमनी आपके करंट में अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया है। ठीक है, ठीक है, और एमसी स्टेलवार्ट ही जो आपके थे वो लॉन्गेस्ट सर्विंग थे, लॉन्गेस्ट सर्विंग। क्लियर हो गया? अच्छा, इसी में एक चीज और आती है, सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया। काफी कंफ्यूजन भी होती है बच्चों को। सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया, ये क्या काम करते हैं? जैसे कोई एक हेड वकील हो गया, एक बड़ा वकील होता है ना, उसको असिस्ट करने के लिए और भी वकील बनाए जाते हैं, और भी वकील होते हैं उनके, है ना? तो ये उनको हेड करने के लिए होते हैं, टू असिस्ट करने के लिए, टू असिस्ट द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है, ये होते हैं। अभी इस समय में अटॉर्नी जनरल कौन है? इस समय में सॉलिसिटर जनरल कौन है करंट में? करंट में तुषार मेहता है। ठीक है, तुषार मेहता है, तो ये भी याद रखिएगा। और क्या यहाँ से देख सकते हैं? चलिए वो आगे देखेंगे, स्टेट वाले में देख लेंगे हम लोग। एडवोकेट जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है, वो 165 आर्टिकल आता है, उसमें हम लोग जो भी आर्टिकल आपके स्टेट वाले यूनियन वाले होंगे उसमें 89 ऐड कर दीजिए। कितने ऐड करिए? 89। अगर 89 ऐड करेंगे तो आप स्टेट वाले में पहुंच जाएंगे, +89। ठीक है, जैसे 76 + 89 करेंगे तो ये 9 6 15, 8 7 15 1 16, तो 165 आपका आ जाता है एडवोकेट जनरल ऑफ इंडिया। एडवोकेट जनरल ऑफ इंडिया, एडवोकेट जनरल ऑफ इंडिया नहीं, एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट। ठीक है, किसी भी स्टेट का होगा वो सेपरेट होगा। 165। क्लियर हो गया? ये ट्रिक होती है। अब आर्टिकल 77, कंडक्ट ऑफ बिजनेस ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो ऑल एग्जीक्यूटिव एक्शंस ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया शैल बी टेकन इन नेम ऑफ प्रेसिडेंट। तो प्रेसिडेंट के नाम पे ही सारी चीजें होंगी। आपके आपके घर पे अगर आपका जैसे कि अपॉइंटमेंट भी आएगा तो वो भी, आपको जॉब मिलेगी तो अपॉइंटमेंट होगा, तो उसमें भी प्रेसिडेंट का ही हस्ताक्षर होंगे। ठीक है, प्रेसिडेंट का ही नाम पर आपको अपॉइंट किया जाएगा। ठीक है, क्लियर होगा? जितने भी बिजनेस चलाए जाएंगे वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के नाम के जो चलाए जाएंगे उसमें
प्रेसिडेंट का ही नाम होगा, प्राइम मिनिस्टर का नाम कहीं पर भी नहीं लिखा होगा। ठीक है, क्लियर हो गया। जैसे किसी फॉरेन कंट्री से हमारी डील हुई कोई, ठीक है, तो उसमें भी प्रेसिडेंट के ही नाम होगा। ठीक है, उसके बाद आगे आते हैं हम लोग 78 आर्टिकल में, और आज का हमारा ये आखिरी आर्टिकल है, वो है हमारा ड्यूटीज ऑफ प्राइम मिनिस्टर। तो प्राइम मिनिस्टर जो होते हैं, कहाँ गया, हाँ, प्राइम मिनिस्टर के जो डिसीजन होते हैं, कम्युनिकेट डिसीजंस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर टू द प्रेसिडेंट, यानी कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के डिसीजंस होते हैं, यानी कि जो पार्लियामेंट में डिसीजन लिए जाते हैं, उनको प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट को बताने का काम करते हैं। ठीक है, और ये प्रेसिडेंट को एडवाइज भी करते हैं ऑन मैटर्स। ठीक है, जो राष्ट्रपति को परामर्श देने का भी काम ये करते हैं। ठीक है, ये आपका आ जाएगा 78 का ए आर्टिकल, यहाँ पर लिखना भूल जाते हैं, और 78 का बी आर्टिकल। ठीक है, क्लियर हो गया। अच्छा, पहले प्राइम मिनिस्टर कौन थे जिन्होंने रिजाइन दिया था? ठीक है, जवाहरलाल नेहरू की ऑफिस में ही डेथ हुई थी, और लाल बहादुर शास्त्री की ताशकंद में डेथ हुई थी। ठीक है, उनका अभी तक पता ही नहीं चला कि उनको उनकी डेथ हुई कैसे थी, मारा था किसी ने या फिर नेचुरली डेथ थी, या आतंकवादियों ने मारा था, कुछ नहीं पता अभी चला। ठीक है, तो इंदिरा गांधी को मार दिया गया था। तो पहली बार रिजाइन दो दिया था किसी ने, वो दिया था फर्स्ट पीएम, फर्स्ट इंडियन पीएम टू रिजाइन फ्रॉम ऑफिस, वो थे मोरारजी देसाई। ठीक है, कौन थे? हम्म, ये तो पहले पीएम आपके आ जाएंगे जिन्होंने ऑफिस से रिजाइन दिया था, वो मोरारजी देसाई आएंगे। ठीक है, उसको आप लिख लीजिएगा, बाकी और कुछ तो बचा नहीं है इसमें। बाकी और कुछ तो नहीं है, बाकी सब कुछ हो गया है हमारा। ड्यूटीज ऑफ प्राइम मिनिस्टर में मैं अगर आपको बताऊं तो इसमें कुछ ड्यूटीज और भी होती हैं, जैसे ये गायब हो जाता है। हाँ, जैसे कि ड्यूटीज, जैसे वो एडवाइस करते हैं प्रेसिडेंट को। ठीक है, क्या एडवाइस करते हैं कि आपको जो सेशंस होते हैं पार्लियामेंट के, उनको समन करना है या प्रोरोग करना है, तो ये प्रेसिडेंट की ड्यूटी होती है ना, ये प्रेसिडेंट के हाँ, ड्यूटी ड्यूटी कह सकते हैं। अच्छा, ये लोकसभा को डिसोल्यूट करना है, तो प्रेसिडेंट किसी भी टाइम पर कर सकते हैं। ठीक है, किसकी एडवाइस पर? प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस पर। गवर्नमेंट की पॉलिसीज कोई बनाना है, ठीक है, फ्लोर ऑफ द हाउस को उसमें प्रेजेंट करना है, तो वो प्रेसिडेंट्स को एडवाइस करते हैं प्राइम मिनिस्टर कि हमको ये ऐसी पॉलिसीज बनाना, मतलब एक तरीके से पहले से ही बता देते हैं कि हम ऐसी पॉलिसी बनाना जा रहे हैं। ठीक है, मनी बिल का केस होगा, तो मनी बिल के केस में भी प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट को पहले इन्फॉर्म करते हैं, तभी मनी बिल आपका इंट्रोड्यूस किया जा सकता है, वो भी लोकसभा में। सिर्फ राज्यसभा में मनी बिल इंट्रोड्यूस नहीं होता है। ठीक है, मनी बिल आएगा तब बताएंगे। ठीक है, बाकी यही इंपॉर्टेंट वो होती हैं प्राइम मिनिस्टर की ड्यूटीज, जो मैंने बता दिया। ठीक है, इसके अलावा तो और कुछ नहीं है, और सारा हमारा खत्म होता है। और कुछ इंपॉर्टेंट एक्स्ट्रा चीज़ें होंगी तो वो हम लोग बीच बीच में कभी भी देख लेंगे। ठीक है, तो ये होता है हमारा लेक्चर खत्म। थैंक यू, और कल मिलते हैं। ठीक है, कल मिलते हैं हम लोग। थैंक यू।